ठीक, सभी लोग ध्यान देंगे और आराम से इस टॉपिक को सीखेंगे आज। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा है रसायन विज्ञान का है, अध्याय 4 से लिया हमने है रासायनिक बलगतिकी से। देखो आप लोग सुनो एक बात कि जो ये लिखते हैं यहाँ पे बनाते हैं स्लाइड इसकी, इसका एक सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसको लिख लिया करो। छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है, आराम से आप याद कर सकते हो। समझा तो हम देते ही हैं, इसका लिखने का सिर्फ एक ही बात है, इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे कि आप लोग उतार सकें, लिख सकें। तो चलिए बच्चों, आज चलते हम लोग हैं रासायनिक बलगतिकी पे। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं में होने वाली क्रियाएं, ताप, दाब, वेग, सांद्रण आदि को सीखते हैं। इसमें बताया जाता है कि अभिक्रिया जो है अग्रगामी है, पश्चगामी है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह जो है दशा और दिशा पर निर्भर करता है। अभिक्रियाओं की दशाएं कैसी हैं, अवस्थाएं कैसी हैं और अभिक्रिया किस प्रकार की है। इसका जो मॉडल है बेल-हेल्मी ने सन 1850 में तैयार किया था, जिसके अंतर्गत समस्त अभिक्रियाएं, नाम से आपको मिल रहा होगा रासायनिक बलगतिकी, अभिक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को ही रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत माना जाता है। देखो बच्चों, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अभिक्रियाओं में दिशा व दशाएं जो होती हैं वो इस अध्याय के अंतर्गत ही आएंगी। बच्चों, इनको हम अभिक्रियाओं को मूलतः वेग के आधार पर मानते हैं कि वेग बढ़ने से क्या होगा। वेग के आधार पर इन अभिक्रियाओं को 3 प्रकार से बांटा जाता है। सबसे पहले आती हमारी है तत्कालिक या आयनिक अभिक्रिया। नाम से ही लग रहा है तत्कालिक, तत्काल जल्दी होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, तत्कालिक कहलाएंगी। आप नाम से सीखो, मैं ये बात बहुत बार कह चुका हूँ कि नाम से सीखा करो, नाम से बहुत सीखने में फ़ायदा होता है, आप अच्छा सीखते हैं। यहाँ कहा गया तत्कालिक या आयनिक अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जो बहुत जल्दी समय में होती हैं, पलक झपकी नहीं अभिक्रिया पूर्ण हो गई, पलक झपकते ही अभिक्रिया पूरी हो जाती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम तत्कालिक अभिक्रिया कहते हैं। अब पलक झपकने का मतलब क्या होता है, लगभग 10⁻³ सेकंड में जो अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तत्कालिक या आयनिक अभिक्रिया। और आप जान लें तत्कालिक अभिक्रिया जो भी हैं वो आयनों के द्वारा होती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है Ag+ और Cl- का। अब देखिए आपने क्या बन गया, AgCl, तत्कालिक अभिक्रिया है। ऐसा भी कह सकते हैं कि आयनों द्वारा उत्पन्न होने वाली अभिक्रियाएं तत्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, या जो अभिक्रियाएं बहुत कम समय लें, सेकंडों से भी कम समय लें, उनको हम तत्कालिक अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरी आती हमारी है अतिमंद या आणविक अभिक्रियाएं। अतिमंद बहुत अधिक समय लेती हैं, इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में महीनों व बरसों लग जाते हैं, काफ़ी लंबे समय चलने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे देखो आप, जल का बनना एक लंबी प्रक्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में पाए जाते हैं, खास अनुपात में जब मिलते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, महीनों लग जाता है, बरसों लग जाता है, तब जाकर जल कहीं बन पाता है। H2 + ½ O2 चेंजिंग इनटू H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया है, आणविक अभिक्रिया है। दूसरी बात जान लो, इसमें अणु मिल रहे हैं न कि आयन। आप देख सकते हैं H2 एक अणु है, ½ O2 भी अणु है और अणु ही बन रहा है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आणविक अभिक्रियाएं व अतिमंद अभिक्रियाएं एक समान ही होती हैं। तीसरी हमारी आती हैं मंद अभिक्रियाएं। ये अतिमंद तो नहीं है, ये उसकी अपेक्षा कुछ धीमी गति से होती हैं। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं ये सामान्य गति से होने वाली अभिक्रियाएं हैं। ऐसा नहीं कि पलक झपकते ही हो जाएं, और ऐसा भी नहीं कि इनमें सालों लग जाए। आराम से नॉर्मली तौर पर कुछ घंटों में या दिनों में हो जाती हैं। इनको कहते हैं मंद अभिक्रियाएं। गति सामान्य रहती है इनकी। इनमें आपका आता एग्जाम्पल देख लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का
जब अपघटन होता है तो जल और ऑक्सीजन निकल जाती है। दूसरा देख लीजिए बेटा एग्जाम्पल इसका, एस्टिक अम्ल एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो ये विघटित हो जाता है और जल निकल जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम मंद अभिक्रियाएं भी कहते हैं। देखिए आप लोग आगे, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी हमको सीखना है। पहले जानिए अभिक्रिया का वेग होता किस प्रकार का है। आप परिभाषा लिख दी हमने यहाँ पे, बहुत आसान परिभाषा लिखी, छोटी सी है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, वह दर जो समय के साथ, अभिक्रिया में दो चीज़ें होती, इधर अभिकारक होते हैं और उधर उत्पाद बनता है। भाई इधर जो लिया हमने है अभिकारक होते हैं और जो बाद में बनता है वो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, क्या बनाया आपने, तो क्या है, वह दर जो समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता को बदल दे, क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं वे चीज़ें, वे परिस्थितियाँ जो समय के साथ साथ होने पर अभिकारकों की सांद्रता को बदलें, क्या कहलाएंगी, अभिक्रिया का वेग कहलाएंगी। छोटी परिभाषा है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है परीक्षा में, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक Kc जो होता है, कैसे होता है, कांस्टेंट निकाला जाता है Kc के लिए, C नियतांक होता है। तो आपको अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालना है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ देते हैं कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालिए, तो कैसे निकालते हैं। देखो मान लिया यहाँ पर हमने एक अभिक्रिया मानी है, स्मॉल a से इसके मोल दिखाए a b प्लस bb, ए दिखाया चिन्ह उत्क्रमणीय का CCDD। ये स्मॉल अक्षर जो हैं ये मोल हैं, 2 लगा होता है, 3 लगा होता है, 1 लगा होता है, ये दिखा दिया है। तो इसमें क्या होता है, Kc का व्यंजक निकालना हो तो होता है बेटा अग्र अभिक्रिया का वेग, नोट कर लेना इसको, अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर होगा पश्च अभिक्रिया का वेग, पश्च अभिक्रिया का वेग। आपको बता ही चुके हैं कि भाई अभिक्रिया में बैलेंसी का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, नहीं होता है, होता है, इधर का उधर का बराबर होना चाहिए। तो अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर पश्च अभिक्रिया का वेग, अर्थात आ जाएगा Kc का व्यंजक क्या होगा। अब देखो अग्र अभिक्रिया कौन सी होगी और पश्च कौन सी होगी, अब आप लोग बताओ यहाँ अग्र कौन सी है, पश्च कौन सी है। अब Kc निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, अग्र अभिक्रिया का वेग और Kc निकालते हैं, तो क्या अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर पश्च अभिक्रिया का वेग है, तो क्या करते हैं, इनके जो मान होंगे वो एक अनुपात में होंगे। तो देखो C की पावर C और D की पावर D और बटे, दिखा देते हैं आपको भी, देखो Kc के व्यंजक निकाला जाएगा अग्र अभिक्रिया का वेग और बटे पश्च अभिक्रिया का वेग, और जितने मोल हों उतने मोल ऊपर लगा लीजिए। C के C मोल थे, D का D मोल था, A के A आपका आ गया। तो इसका मात्रक क्या होता है बेटा, वेग स्थिरांक Kc का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये याद कर लीजिए, विकल्पी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, आता ही है, मान चलिए आप लोग, आएगा, मान लो बिल्कुल आएगा। अच्छा अब आगे बढ़ें थोड़ा, अभिक्रिया जो हो रही हैं, अभिक्रिया कैसे होती हैं, अभिक्रियाओं को करने के कारक क्या क्या, अभिक्रिया प्रारंभ होगी, क्या क्या परिस्थितियां रहेंगी। तो बच्चों हम आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए अब तक ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है एग्जाम्पल सहित, हमने आपको ढंग से समझा दिया है। इसका भी जो मात्रक है कभी कभी 1 नंबर में या विकल्पी में पूछते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इस पर बी लगा दिया, इसका मतलब है कुछ इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, और कभी कभी परीक्षाओं पूछता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते, समझाइए। देखो बच्चों अभिक्रिया का जो वेग बदल रहा है, परिभाषा क्या होगी, आप सोचो। अभिक्रिया का जो वेग बदलेगा वो किन किन परिस्थितियों के चलते बदलेगा, ये ज्ञात करना हमको है। हमको देखो, हम लोग अधिक सीखना तो बहुत चाहते हैं, सीख नहीं कुछ पाते। उसकी वजह क्या होती कि हम लोग रात में पढ़ना चाहते हैं, कोई किताब उठाई, पन्ना पलटा, रख दिया, फिर दूसरी खोली, रख दिया, ये गलत होता है। आप जब तक एक
क्रम बनाइए, हमको सीखना क्या है, हम सीखना चाहते क्या है, और इस टाइप का बना के चलिए आप। जो सीखना उसे लिख लिया को अलग, इतना ही सीखना हमको आज है, सीख सकते हैं। तो हमको सीखना क्या है, हमको सीखना प्रभावित करने वाले कारक। अरे कौन कौन होंगे जो इसको बदलेंगे। सबसे पहले बेटा इसमें होता है सांद्रता। आप सोचो कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें अणु तो होंगे ही, परमाणु जो होंगे वो आपस में टकराएंगे नहीं टकराएंगे। जब आपस में टकराएंगे भाई, क्रिया होंगी, गर्म किया जाएगा तब भी टकराएंगे, दाब जब टकराएंगे तो उनके अणुओं के मध्य गति आएगी नहीं आएगी, आएगी। अब जब गति आएगी, टकराएंगे तो उनका वेग बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। हो गया, आसान तरीके से याद हो गया। सांद्रता क्या होता है, टकराना लिख दिया हमको आप याद करने के लिए खाली। अभिक्रिया में प्रारंभिक अवस्था में जो अभिकारक के अणु हैं आपस संघट्ट करेंगे, टकराएंगे, और टकराने से उनमें वेग बढ़ेगा जिससे इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरा कारक होता है ताप। ताप से कैसे भाई, आप अधिक ताप दोगे तो ज़्यादा खौलेगा, ज़्यादा उसमें हीटिंग आएगी, तब भी तो उसके अणु बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो गति बढ़ेगी घटेगी, गति बढ़ेगी। अब जो गति बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग तो ऑलरेडी ही बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, तो वेग बढ़ता है। आगे आओ, दाब। अब मान लिया कोई बर्तन है, उसमें कोई गैस भरी है, कोई पदार्थ भरा है, और उस पर आप दाब लगाइए। जब दाब लगाओगे तो उसके अणु प्रसार करेंगे, फैलेंगे नहीं फैलेंगे भाई, या इधर से भी दाब लगा दो तो क्या होगा, सिमटेंगे आपस में। जब सिमटेंगे या आपस दबे हैं तो आपस में टक्कर ज़्यादा होगी नहीं होगी भाई। इतने में रह रहे थे, अब इतने में रहना पड़ेगा, तो आपस में उन्हें संघर्ष करना होगा, नहीं संघर्ष करना होगा, वो उससे टक्कर मारेगा, वो उससे टक्कर मारेगा, और टक्कर मारने के साथ साथ उसमें वेग भाई, उस वेग बढ़ेगा। अब भाई टक्कर मारो, गति बढ़ेगी, गति परिवर्तन होगा नहीं होगा। और जब गति परिवर्तन होगा बेटा तो टकराए हैं ना, तो टकराने में कौन कौन चीज, सांद्रता नहीं बदली, सांद्रता भी तो बदली है। तो इसमें क्या होता है, आयतन घटेगा तो सांद्रता बढ़ेगी। अर्थात हम कह सकते हैं दाब और सांद्रता दोनों एक ही प्रकार की हैं। दाब बढ़ाइए तो जो स्थितियाँ आएंगी और वही स्थितियाँ आपकी आएंगी सांद्रता बढ़ाने पर, एक ही समान। तो हम कह सकते हैं दाब बराबर सांद्रता। अच्छा, अगला है भौतिक अवस्थाएं। देखो, भौतिक अवस्थाएं भी खास मायने रखती हैं अभिक्रियाओं को। जैसे कि यह अभिक्रिया है, इसमें क्या क्या अवस्थाएं हैं, कैसा पृष्ठ है, ताप कैसा दिया गया, दाब कैसा है, ये इधर उधर चीज़ें, रंग कैसा है, ये ठोस है या द्रव है या गैस है। तो इस टाइप की कि पाउडर लिया गया कि ठोस ही ले लिया गया, इस प्रकार की अवस्थाएं भी जो आएंगी वो भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत आएंगी। भौतिक अवस्थाएं भी रखती हैं मायने अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए। उत्प्रेरक प्रभाव, जैसे कोई अभिक्रिया हो रही होती, हैबर विधि में अभिक्रिया तो हो ही रही थी, चल रही थी, अब मिला दिया मोलिब्डेनम, वो अभिक्रिया हो गई तेज। तो उत्प्रेरकों ने प्रभाव दिखाया, वर्धकों ने प्रभाव दिखाया, तो अभिक्रिया जब तेज हो गई तो उसका वेग बच्चों बढ़ेगा। ये भी एक तरीका हो गया। प्रगति पर भाई जो पदार्थ लिया उसका नेचर कैसा है, क्षेत्रफल कैसा है, ठीक है, आयतनात्मक है या नहीं है, विश्लेषित है या नहीं है, तो इस प्रकार की प्रगति पर भी। और बच्चों कई कारक हैं इसके जो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता है ऐसे कि अभिक्रिया को परिवर्तित करने वाले एक या दो कारक दो, तो एक या दो कारक आप दे सकते हैं। तो हमने समझा कि यदि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप लोग कर लोगे। फिर बता देते हैं, सांद्रता भाई करोगे टकराएंगे, और दाब में भी तो टकराएंगे, तो दोनों समान रहेंगे। ताप में वो ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वेग बढ़ेगा। तो इस प्रकार की अवस्थाएं होती जाती हैं। ठीक है, देखो अब आगे आपको दिखाते हैं अभिक्रिया में और क्या होता है। देखो अब आगे बढ़ें, अब सीखें आणविकता। ये लिख दिया हमने है, इसे उतार लेना बाद में, रुक जाओ पहले। आणविकता क्या है? आणविकता का अर्थ होता है अणुसंख्यता।
अर्थात इस अभिक्रिया में कितने अणु लिए गए हैं, कितने अणु वियोजित हुए हैं, अभिकारक के अणु कितने हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले, या ऐसा कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जो अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, उनको संख्या क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। ध्यान दीजिए आप इसमें, आणविकता जो होती है सदैव पूर्णांक हो सकती है और शून्य नहीं हो सकती या ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं ये पूर्णांक संख्या हो सकती है, शून्य कभी नहीं हो सकती और माइनस में कभी नहीं होती। -1 हो किसी की, -2 हो, आणविकता 1, 2, 3, 4 इस टाइप से हो सकती है, लेकिन माइनस में कभी भी नहीं हो सकती और शून्य तो बिल्कुल नहीं हो सकती। परंतु कोटि शून्य होती है, आणविकता कभी भी शून्य। देखो इसमें इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आणविकता मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है एक अणुक, एक द्विअणुक और एक 3 अणुक। आसान परिभाषा है, आप सोचो परिभाषा में क्या कहा, एक अणुक वे विक्रियाएं जिनमें एक अणु भाग लेता है क्या कहलाएंगी, एक अणुक विक्रियाएं। एग्जाम्पल देखो, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है का एक अणु है, जल बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। PCl5 जो है PCl3 और Cl2 बनाएगी। एक ही अणु दोनों अभिक्रियाओं में भाग ले रहा है, तो इसका मतलब कैसी अभिक्रिया है, एक अणुक अभिक्रिया है। द्विअणुक अभिक्रिया क्या होगी, इस सब इन अभिक्रियाओं में एक नहीं बल्कि दो अणु भाग लेंगे तो अभिक्रिया द्विअणुक हो जाएगी। H2 + I2 2HI, 2 भाग ले रहे हैं। त्रिअणुक में क्या होगा, 3 लेंगे भाई, 3 अणु भाग लेते हैं, त्रिअणुक होती है। 2 CO है और 1 O2 है, 3 ले रहे हैं तो त्रिअणुक अभिक्रिया हो जाती है। नोट पॉइंट में लिख लीजिए, 3 से अधिक या अतिमंद अभिक्रियाओं में ये बात खास ध्यान रखी जाती, आणविकता मायने नहीं रखती। यदि मान लो किसी अभिक्रिया में 3 से अधिक अणु भाग ले रहे हों या अभिक्रिया बहुत समय ले रही हो तो उसकी आणविकता का कोई महत्व ही नहीं होता है। हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं, आप लोग से पूछते हैं कि पहचानो इन अभिक्रियाओं में आणविकता कितनी होगी। पहली देखो, CO + Cl2 चेंजिंग इनटू CO Cl2, अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी बताइए आप लोग, 2, ठीक। ये 2NO + O2 चेंजिंग इनटू 2NO3, 3 अणुक, राइट। O2F2 एक अणुक, ये एक अणुक अभिक्रिया है, ठीक है। अब हमको सीखना है कोटि। कोटि क्या होती है, देखो वह संख्या जिसका सांद्रण, या कह सकते हैं कि सांद्रता को परिवर्तित करने वाले कारक, या हम ऐसे कहें कि ऐसी संख्या जो उसकी सांद्रता को परिवर्तित कर दे और फिर भी वह न बदले, ठीक है। वह संख्या जिसका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के साथ बदले एक समान रहे, उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहती है। जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें अभिक्रिया का एक अणु भाग ले रहा है या 2 भाग ले रहे हैं और एक परिवर्तित हो जाए, ठीक, या 2 परिवर्तित हो जाए या 3 परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रकार की कोटियाँ आती जाएंगी। एक परिवर्तित होगा तो प्रथम कोटि की, 2 परिवर्तित होंगे द्वितीय कोटि की और 3 परिवर्तित होंगे तो तृतीय कोटि की। जैसे वह संख्या जिसका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के साथ बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। नोट, शून्य सहित कोई भी संख्या हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कोई भी संख्या हो सकती है। अब पहले देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसमें मैंने बताया था, अभी बताया था आपको शून्य कोटि के लिए सांद्रण ना बदले, बताया था वह संख्या जिसका सांद्रण नहीं बदलता है। अब आप समझो, अभी जब समझाना शुरू किया था सबसे पहले बताया था हमने कि सांद्रण ना बदले, तो जिन अभिक्रियाओं का सांद्रण बिल्कुल नहीं बदलेगा, एक भी अणु का नहीं बदलेगा, वे कैसी होंगी, शून्य कोटि की।
H2 प्लस Cl2 प्रकाश चेंजिंग इनटू 2HCl, या 2HI गोल्ड की उपस्थिति दिखा दी H2 प्लस I2। इनमें जो है एक भी अणु का सांद्रण नहीं परिवर्तित हो रहा है, तो अभिक्रिया कैसी है? शून्य कोट की। मात्रक इसका होता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अगली है प्रथम कोट की। मैंने कहा था प्रथम कोट तो एक अणु बदल जाएगा, एक अणु का परिवर्तन होगा। H2O2 है, देखिए आप लोग, प्लेटिनम की उपस्थिति में जल बना रही है और नवजात O बना रही, तो आप देखो ऑक्सीजन परिवर्तित हो रही है, एक अणु बदल रहा है, एक पे सांद्रता का प्रभाव आ रहा है, तो कैसी अभिक्रिया है? एक अणु की अभिक्रिया है। अच्छा, ये जो अभिक्रिया है परिवर्तित अभिक्रिया है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? लिखिए 2H2O2 चेंजिंग इनटू जल प्लस O2। अगर आप इसको सही मानते हैं तो ये तो द्विअणुक हो जाएगी और रहनी चाहिए हमको एक अणुक ही, ठीक है, एक अणुक ये है, ये द्विअणुक। तो आप इसमें कुछ अलग से करेंगे, शुद्ध करेंगे तो द्विअणुक हो जाएगी, रहनी एक ही अणुक चाहिए और सांद्रता न बदले। हो सकता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अर्थात एक अणु परिवर्तित हो रहा है, तो कैसी हो गई? एक अणु प्रथम कोटि की। अच्छा, अब यहाँ देखो अर्धायु तथा वेग स्थिरांक में संबंध होता है T½ बराबर 0.693/k। T½ क्या है? अर्धायु है, और K क्या है? साम्य स्थिरांक है। ये होता है, समीकरण आता है K प्रथम कोटि के लिए K बराबर 2.303/t इंटू log A/A-x। A क्या होता है? प्रारंभिक मात्रा होती है, और A-x जो करते हैं, x क्या है? विघटन के बाद की मात्रा होती है। इस प्रकार से हम सवालों को भी लगाना चालू करेंगे। और सुनिए आप लोग, द्वितीय कोटि की और तृतीय कोटि की, देखो प्रथम कोटि की हो गई हैं, द्वितीय कोटि की और तृतीय कोटि की हमारी परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती हैं, तो हम लोग उतना ही सीखें जो हमारी परीक्षाओं में आता है। द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि निकाल दी गई परीक्षा से बाहर है, तो हम लोग इसको नहीं सीखते हैं। देखिए, ठीक है, इस टाइप के सवाल बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K का मान दे दिया है और अर्धायु पूछता है, तो आप बहुत ध्यान से लगाएंगे। क्या निकालना है? अर्धायु निकालना है, तो आपको T½ निकालना है। इसे क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। वेग स्थिरांक दिया है तो K बराबर आपको दिया है 5.5 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब रियल फार्मूला हमारा क्या होता है? अभी लिखा था आप लोगों ने, T½ बराबर 0.693/K होता है। आपको K निकालना है, T½ निकालना है? T½ निकालना है, तो कुछ न कुछ रखे रहो। 0.693/K का मान हमारा कितना है? 5.5 10⁻14। ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 0.693/5.5, इससे आप कर दीजिए, इसको भाग कर दीजिए। अब देखो समझो, यहाँ भाग करने का तरीका होता है कि पॉइंट से पॉइंट मिला लें। यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या, और यहाँ 1 संख्या है, तो हटाना चाहो पॉइंट हटा सकते हो, संख्या शून्य बढ़ाकर। ना हटाओ, चलो हटा लीजिए। ये पॉइंट हटाया तो यहाँ भी 3 संख्या करिए आप, हट जाएगा, तो आपका आएगा 693/5.500, और 10⁻14 तो ऊपर ही है, ठीक है। अब ये 2 यहाँ मिल गई नहीं मिल गई? ये आप इससे भाग कर दीजिए 5500 से 693, भाग नहीं गया, लगा समझ 82 पर 1 बार गए, तो इसका आंसर आएगा आपका पूरा 1.26 10⁻13, एक कम हो जाएगा, और मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। अगला देखो, अब देखो इस टाइप का सवाल लगवा दिया हमने। आप ये सवाल सेम इसी प्रकार का है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु इतना दे दिया है, वेग स्थिरांक निकाल लेंगे आप लोग, सेम लगेगा ऐसे, ठीक। देखिए ऐसा भी सवाल आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु 60 मिनट है, तो कितने समय में 90% हो जाएगा? ये सवाल बहुत ध्यान दो, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु 60 मिनट है, तो अर्धायु कौन चीज़ होती है? T½ होता है। क्या होता है भैया? T½ कितना दे दिया है? 60 मिनट दे दिया है। कितने समय में 90% हो जाएगी? तो लगाओ पहले से, तो T½ का क्या होता है? K बराबर क्या हो जाएगा?
693/t½ होता है नहीं होता है? होता है। तो लिख लीजिए आप 0.693/t½ का मान है 60। समीकरण में इसको 1 मान लीजिए आप। आगे कहा कितने समय में हो जाएगी, तो समीकरण पूछा है तो होगा सूत्र के बराबर, आप लिखेंगे प्रथम कोटि के लिए, लिख लेंगे ऐसा है पे प्रथम कोटि के लिए क्या सूत्र होता है? के बराबर 2.303/t log a/a-6। अब देखो 2.303/t, ठीक है। अब कितने समय में, समय तो पूछा ही है, लाग लिख लो, लाग लिख लीजिए आप लोग। कितना होगा? 90% पूर्ण हो जाएगी तो बची कितनी? 10, तो हो जाएगा 100/10। अब यहाँ सोचो आप, ये झंझट यहाँ क्या करो कि कितना बचे कितना क्या, सीधी बात, जितनी पूर्ण हो जाए, जितनी बची 100 को उससे भाग कर दो तो आ जाएगा 2.303/t log 10 से भाग दो, 10 आ जाएगा। हम जानते हैं log 10 का मान क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। तो आ गया के बराबर 2.303/t और log 10 का मान डाल दिया 1, तो समीकरण नंबर 2 आ गया। आया नहीं आया? इस समीकरण 1 ये आया था, 2 ये आया। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दो, 1 व 2 की तुलना कर दो, तो यहाँ के बराबर कितना है? 0.693/60 है, और यहाँ क्या है? 2.303/t है। आप कैंची गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 0.693t बराबर 2.303 × 60। अब t बराबर हो जाएगा 2.303 × 60/0.693। इनकी आप गुणा कर लीजिए, या देखो ये पॉइंट हट गया, अब गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 6 × 18 का 8 बचा 1, 6 × 18, 6 दूनी 12, 13/693। इससे भाग कर दी जाएगा 199। पॉइंट में भी आएगा तो आगे में लिख दीजिए, मिनट लिख लीजिए, 9 मिनट। अगला देखिए सवाल एक आप देखिए, ऐसा सवाल आएगा कि सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% को पूर्ण होने में लगा समय अवधि क्रिया के पूर्ण होने लगे समय का 10 गुना होता है। तो आप ध्यान दें, कुछ है नहीं इसमें, अवधि क्रिया कहा नहीं कहा है, तो अवधि क्रिया का सूत्र लिखें पहले, होता है t½ बराबर होता है 0.693/k होता है, ठीक है। अब आप कैंची कर लो गुना, यहाँ आ जाएगा k बराबर 0.693/t½ इक्वेशन 1 मान लें इसको। अब आगे कहा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो लिखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भैया सूत्र क्या होता है इसका? k बराबर 2.303/t log a/a-6 हमने आपको बताया था अभी। अब लिख ले सकते हैं आप 2.303/t तो निकालना ही है, तो तीनों को लीजिए, log a का मान 100 मान लीजिए आप, और कहा कि 99.9% कितना बचा? 0.1%। 100 में से घटाएंगे 99.9%, कितना बचेगा? 0.1%। हटाओ पॉइंट, यहाँ हो जाएगा सिफर और ज़्यादा, तो आ जाएगा 2.303/t log 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं, लिख लेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर लगा लिया 2.303/t 3 सूत्र होता है, देखो log m की घात n, तो n नीचे आ जाता है, आता है n log m। बच्चों हम आपको तीनों दिखा देते हैं सूत्र जो इसमें प्रयोग होते हैं। एक होता है log m की घात n बराबर होता है n log m, दूसरा होता है log m × n वाला है, इसका होगा log m + log n, और तीसरा होता है log m/n बराबर log m - log n। कुछ और देख लो, log 10 का मान होता है 1, log 2 का मान होता है 0.301, और log 3 का मान होता है 0.477। ये सब प्रयोग होते हैं। ठीक है, लिख लिया।
तो अब यहाँ लिखेंगे, आ जाएगा 3 log 10, तो आएगा 2.303/3 log 10 का मान कितना होता है 1, तो आ जाएगा, आप गुना कर लीजिए, इसकी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सिफर सिफर, 3 तिया 9 और 3 दूना 6/t। देखो समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 व 2 की करो तुलना, ध्यान दे दो एक बार, 1 व 2 की तुलना करोगे तो यहाँ भी k बराबर है, तो आ जाएगा 0.693/t हाफ। लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान दे दें आप लोग, बस 6.909/t। क्या किया, इसकी तुलना समीकरण 1 की 2 से, तो k का मान इतना है या नहीं है, है, तो यहाँ k की जगह रख दिया। अब कैंची गुना कर लीजिए, तो t ले आइए यहाँ पे, तो हो जाएगा t/t हाफ बराबर, ऊपर तो यही है और नीचे आ जाएगा 0.693। ध्यान दीजिए बच्चों, आप यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, यहाँ भी 3 संख्या हट गया, तो आ गया 6909/693। आप सोचो 693 6909 लगभग 10 गुना है, लगभग 10 गुना है, कट जाएगा 10 आ गया, तो t/t हाफ। इसे मेरा साफ कर देते हैं थोड़ा, अच्छा एक लाइन इधर देख लीजिए, आ जाएगा t/t हाफ बराबर 10/1, कैंची कर दीजिए गुना, आ जाएगा t बराबर 10 × t हाफ। सिद्ध हो गया आपका कि लगा समय अर्ध क्रिया में लगे समय का 10 गुना होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस चैप्टर में आने वाले सभी सवालों को हम आराम से लगा सकते हैं।